सभी को प्रणाम है, नमस्कार है। और मकर संक्रांति है 14 जनवरी। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छे रहें और इस साल आपके जीवन में, और यूँ कहें तो इस साल नया साल की शुरुआत भी हो जाती है। खैर चलिए, बीपीएससी TRE 4 जो भी साथी दे रहे हैं और सामान्य विज्ञान, ये GS सेक्शन, सामान्य अध्ययन में एक सेक्शन आता है सामान्य विज्ञान, जो 1 to 5 छठी से 8वीं, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं तमाम में ये काम आएगा। और क्लासेस चल रहे हैं और आप बेहतरीन तरीके से, आप सब उम्मीद है ये ना सोचते हुए कि हम बाद में पढ़ लेंगे। अगर ऐसा सोच के वीडियो को बाद में देखने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपका वो वीडियो स्किप हो जाएगा। या किसी टीचर का भी अगर सोच रहे हैं आप, देखते हैं फिर कहते हैं बाद में पढ़ लेंगे, तो आपके लिए ये दिक्कत का सबब हो जाएगा। जो अगर वीडियो पे क्लिक किए हैं तो आज का और अभी का भी पढ़ लीजिए, चाहे जैसे हो। कान में ईयरफोन लगाइए लेकिन पढ़िए, सुनिए। और GS सेक्शन सुनने से ज़्यादा आपको याद होता है। और GS में कहाँ से प्रश्न पूछ देगा ये कोई नहीं जानता है। बस इतना सिलेबस में पता है कि GS सेक्शन में NCERT से प्रश्न पूछेगा, छठी से 12वीं तक का पूछेगा। और ये वन लाइनर फॉर्म में है जो लगातार हम आपको पढ़ा भी गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, बाद बाकी अगर नोट्स अगर आपको चाहिए और नहीं पता है, और पता है तो बहुत अच्छी बात है, प्ले स्टोर खोल के उसके अंदर नौकरी तक, जैसे स्पेलिंग लिखिएगा NAUKARI, नौकरी स्पेस TAK तक। जब स्लाइड कीजिएगा 2-3 के बाद, जैसा यूट्यूब का लोगो है नौकरी तक का, वैसा ही दिख जाएगा। 10 के डाउनलोडिंग है, उसको डाउनलोडिंग कीजिए। और उसके अंदर एक रामबाण बुक है 39 पेज का, आपको मिल जाएगा। उसी में आपको भूगोल हो, इतिहास हो, विज्ञान हो, सब कुछ मिलेगा। बस करंट अफेयर आपको हम अलग से करवा देंगे। ठीक है, SPD हो या एडिटोरिया का बढ़िया से करवा देंगे। ठीक है, और ये भी बुक SPD से छांटा हुआ। और BPSC TRE 4 के लिए SPD का अलग से बुक नहीं आता है, लेकिन ये ऐसा रामबाण है जो आपको सभी एग्जाम में काम आएगा। और BPSC TRE 4 में तो 100% वन लाइनर है। MCQ आप सब जगह यूट्यूब पे लाइव महा मैराथन पढ़ते होंगे, है ना, फिर भी नहीं क्वेश्चन टकराता होगा। लेकिन अगर इसको पढ़ते हैं फिर MCQ बनाते हैं तो लाभदायक होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद है नोट्स पहले निकाल लीजिए प्लीज़, जल्दीबाजी में नोट्स निकालिए। अगर आप नोट्स ले लिए, प्रिंट नहीं करवाए तो प्रिंट करवा लीजिएगा प्लीज़ प्रिंट आप करवा लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य विज्ञान निकालिए, हेडिंग देखिए, सामान्य विज्ञान। ये वाला क्लास 1 मैं पढ़ा चुका हूँ, ये दूसरा, ये वाला मैं पूरा क्लास 2 में, और आज क्लास 3 यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। ठीक है, चलिए सामान्य विज्ञान। बीच में कोई टोका टोकी नहीं, पढ़ाई कीजिए। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? ये किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो होता है ये किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष में, दूसरा सवाल पूछता है, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो इसका 3 जवाब होते हैं। अगर मीटर में बोलिएगा तो 9.461 यानी 9.461 इंटू यानी मल्टीप्लाई 10 का पावर 15 मीटर। एक वर्ष कितने के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष मीटर में कहें तो 9.461 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। और आपसे जब किलोमीटर में पूछेगा, ये था मीटर में, अब किलोमीटर में कितना होता है तो वो भी जान लीजिए। 9.461 ये सेम रहेगा, 9.461 मल्टीप्लाई उसमें 10⁻12 कर दीजिएगा, 10 का पावर 12 किलोमीटर, 10 का पावर 12 किलोमीटर होता है। मीटर में कितना था? एक प्रकाश वर्ष मीटर में कितने के बराबर होता है? तो मीटर में 9.461 गुने 10 का पावर 15 मीटर के बराबर, ये भी सही है। और किलोमीटर में बोल दे तो 9.461 वही रहेगा गुने 10 का पावर 12, यानी 3 कम कर दीजिएगा, 10 का पावर 12 किलोमीटर। इसी में तीसरा सवाल, सेंटीमीटर में कितना होगा? एक प्रकाश वर्ष कितने सेंटीमीटर के बराबर? तो 9.46 गुने 10 का पावर 17 सेंटीमीटर। 9.46 गुने 10 का पावर 17 सेंटीमीटर में। मान लीजिए ये तीनों ऑप्शन में दे दे, ABC मीटर में दे दे ऊपर, B ऑप्शन में किलोमीटर में यही दे दे, और तीसरा सेंटीमीटर में दे दे, और चौथा D बोले उपरोक्त सभी। क्या तीनों ऑप्शन सही है? तो आप बोलेंगे D ऑप्शन बिल्कुल
ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शन मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर में जो मैंने बोला है वो सही है। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बढ़िया था। तो प्रकाश वर्ष का मात्रक किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। किसका? दूरी का। अब चलते हैं क्लास। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो बोलिएगा पार्सेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। ठीक है। जड़ों के रूपांतरण है, ऑप्शन देगा मूली, गाजर, आलू, प्याज, धनिया, शलजम, लौकी, कुछ भी दे। तो आपसे पूछ रहा है कि जड़, किसका हम जड़ खाते हैं? जड़ों के रूपांतरण है क्या? तो जो भी आप मूली और गाजर खाते हैं, मूली और गाजर, मूली और गाजर जो भी ज़मीन में होता है, मूली और गाजर, ये मूली गाजर क्या है? ये जड़ है, हम जड़ ही खाते हैं। तो जड़ों के ये रूपांतरण है। ये क्या है? जड़ों के रूपांतरण है। आपसे पूछा है कि जड़ों के रूपांतरण कौन कौन है? तो आलू और प्याज नहीं होगा, आपसे जड़ की बात की है। किसका जड़ खाते हैं? तो मूली और गाजर, मूली और गाजर। तने के रूपांतरण है, तना किसका खाते हैं? तो आलू और प्याज, जो आलू और प्याज खाते हैं वो तना में आता है। तो तने के रूपांतरण है क्या क्या है? आलू और प्याज। आलू और प्याज क्या है? दोनों क्या है? तने के रूपांतरण है। अब चलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है कहाँ? ये जो ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आपके मस्तिष्क, जिसको दिमाग बोलते हैं, इंग्लिश में ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्रेन बोलते हैं। यानी पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। और मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। सवाल पूछेगा मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? ऑप्शन में बहुत सारे होंगे, तो आप मारिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है? मास्टर ग्रंथि है, सबका हेड है, दिमाग, ब्रेन। मस्तिष्क में क्या पाया जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। और यही पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है? मास्टर ग्रंथि कहलाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। शरीर में जो अपना जो बॉडी है, इसमें सबसे छोटा और जो मास्टर ग्रंथि है, छोटा ग्रंथि कौन है? छोटा। तो कहिएगा पिट्यूटरी। इसीलिए दिमाग को, इसीलिए जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप हेलमेट लगाया कीजिए। आप बच्चे जितने आदमी बैठते हैं उतना हेलमेट लगाइए। हम भी नहीं लगाते हैं, लेकिन हमें भी सीखना चाहिए। मैं लगाता हूँ, लेकिन हमारे पीछे जब पत्नी बैठती है, बच्चे बैठते हैं, तो उसको नहीं लगाते, लेकिन लगाना चाहिए बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, इसमें क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि है और सब कुछ वही है। इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं और छोटा सा होता है, इसीलिए शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। दो वंशानुगत रोग कौन सा है? जो वंशानुगत आपके पिता को हुआ तो आपको भी हो सकता है, आपको नहीं तो आपके पोता को होगा। तो दो वंशानुगत, एक वंश से दूसरे वंश में जाए, दो वंशानुगत रोग मतलब बीमारी कौन सा है? पहला वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। दो, वर्णांधता मतलब अंधा होना, अंधा है, वर्णांधता एवं हीमोफीलिया दो वंशानुगत बीमारी है। सर्वप्रथम मनुष्यों में, यहाँ तक है या चले गए? बहुत लोग वीडियो स्किप करके चले जाते हैं, बिल्कुल जाइए, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सब नहीं पढ़ सकता है। और कितने के माइंड में, 90% के माइंड में चलता है, हम बाद में पढ़ लेंगे, बाद में देख लेंगे। और बाद बिल्कुल कल भी आएगा, परसों भी आएगा, लेकिन आज का समय जो आपका चला गया, अगर आज पढ़ लिए होते तो फायदा ही होता, लेकिन जो छूट गया तो छूट गया। तो दो वंशानुगत रोग कौन सा है? वर्णांधता एवं हीमोफीलिया, ये दो वंशानुगत रोग है। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किसने किया? यानी ये जो बात वंशानुगत रोग जो वर्णांधता, इसके अंधापन, इसके बारे में किसने? सर्वप्रथम मनुष्यों में, जो मानव जाति है, हम सब मानव हुए, जानवर की बात नहीं कर रहे, मानव, मनुष्य। तो सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किसने किया? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम हेगनर ने, 1876 ईस्वी में हेगनर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता क्या नहीं होती है? जो अंधा व्यक्ति होगा वो क्या नहीं पहचान सकता है? कौन सा रंग? तो हरा, ग्रीन कलर और लाल, रेड कलर को वो नहीं पहचान सकता। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, स्रावित कहाँ से होता है? थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, थायरॉक्सिन वो कहाँ से निकलता है? तो बोलिएगा थायराइड ग्रंथ से। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। जठर, वेरी इंपॉर्टेंट, जठर रस डैश में पाया जाता है। जो जठर रस होता है पेट में, वो कहाँ पाया जाता है? वो तो पेट में ही होता है, लेकिन जठर रस पेट में कहाँ होता है? तो कहिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के फॉर्म में होता है। जठर जो रस होता है, जो हमको पचाने का काम करता है। इसीलिए जब आप खाना खाते हैं तो गर्म खाना खा रहे, चावल दाल, खाना गर्म है तो बीच बीच में पानी ज़्यादा मत पिया कीजिए। इससे क्या होगा? जो आपका जो रस बनेगा
पेट के अंदर जो जठर रस बनता है, और उसमें क्या पाया, उस रस में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पाया जाता है, जो एसिड होता है, जो अम्ल होता है, जो खाना को पचाता है। इसीलिए खाने वक्त में ज़्यादा पानी मत पीजिए, खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पीजिए, ठीक है। खाने के बीच में बहुत कम पानी, 1 चम्मच के बराबर पानी पीजिए, ज़्यादा नहीं पीजिए, नहीं तो रस जो बन रहा है खाना खाने के दौरान, जो जठर रस बनता हो जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वही नहीं बनेगा। जैसे ही कहीं आग जल रहा है और आग जलते में आप पानी डाल दीजिएगा तो आग बुझ जाएगा। तो खाना जब गरम गरम खाना खाते हैं तो आग है वो, और उसमें पानी डालिएगा तो बुझ गया, तो गैस ने, तब तो गैस ही बनेगा। गैस क्यों बनेगा, जब आग बुझने के बाद धुआं निकलता है तो जो जठर रस बनना चाहिए उसमें पानी डाल दिए तो बुझ गया, तो गैस बनेगा। इसीलिए पेट में गैस बनता है, खाना नहीं पचता है। इसीलिए जठर रस पेट में बनना चाहिए। और उस जठर रस में क्या होता है, जठर रस में क्या होता है, आपको उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला सवाल, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। कवक और शैवाल क्या है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद क्या होते हैं, लाइकेन के अंदर में परस्पर सहजीवी क्या होते हैं, कवक और शैवाल। कवक व शैवाल 2 जो होते हैं ये परस्पर सहजीवी लाइकेन में पाए जाते हैं। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत के अंदर होता है। जो प्रोटीन, जो आप दाल खाते हैं, दाल में प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन का कहाँ पाचन होता है, कहाँ प्रोटीन जाके पच जाता है, टूट जाता है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में ही प्रोटीन का पाचन होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, मुख से। मुख मतलब मुख से होता है। मुख युग है, जब आप खाना खाते हैं, खाना को जैसे ही खाना पहले कहाँ लेते हैं, मुंह में लेते हैं, और जैसे ही मुंह में लेंगे तो आप चिबाएंगे। इसीलिए खाना को खूब चिबाना चाहिए। जैसे ही आप चिबाएंगे, और प्रश्न क्या पूछ दिया, प्रश्न आपसे पूछ दिया कि मनुष्य में पाचन कहाँ से, पेट में पाचन तो होता है, लेकिन पाचन प्रारंभ शुरू कहाँ से होता है, तो मुख से होता है, मुंह से होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ मुख से होता है। अगला सवाल, पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। जो पचा हुआ भोजन है पेट में, उसका अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। और यही छोटी आंत में प्रोटीन का भी पाचन होता है। जो आपके मुंह में देखिएगा, जिसको हम लोग थूक बोलते हैं, थूक, मुंह में थूक बनता है ना, थूक को घोट लेते हैं, जिसको लार भी बोलते हैं। तो ये जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है, तो टाइलिन है। अपना जो लार है, थूक है। इसीलिए जब सुबह सुबह उठते हैं तो उठते ही आप गुनगुना पानी पीजिए, क्योंकि जो आपके मुंह में जो थूक बना हुआ है, लार बना हुआ है, जो एंजाइम है, उसके अंदर भी क्या, टाइलिन पाया जाता है, जो लाभदायक होता है। इसीलिए लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है, टाइलिन है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। जो टांग होता है, जो अपना जो फुट होता है, दोनों टांग में एक बीमारी हो जाता है कभी कभी हड्डी में, जो आपको पता नहीं चलता है। टिबिया नामक हड्डी, जो अपने टांग में जो हड्डी पाई जाती है, एक हड्डी का नाम है टिबिया। टीबी बीमारी नहीं, टिबिया नामक हड्डी, वो कहाँ पाई जाती है, टांग में। अगला सवाल, मानव शरीर, जो अपना बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, वह उंगली में। जो अपने भगवान ने 10 उंगली हाथ में दिया, 10 उंगली पैर में, 20 उंगली, यही जो 20 उंगली है, इसमें सबसे ज़्यादा हड्डी पाई जाती है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना अच्छा प्रश्न है। या बच्चों से ही पूछ सकते हैं, छोटे बच्चों से ही पूछ सकते हैं। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, जिसमें हड्डी ज़्यादा पाया जाता है। हड्डी तो सभी जगह है, तो ऐसा कौन सा अंग है जो अपना बॉडी है, 206 हड्डी है वयस्क मनुष्य में, उसमें से ऐसा कौन सा अंग है, तो उंगली भी अंग है, 20 उंगली टोटल है, उसमें सबसे ज़्यादा हड्डी पाया जाता है। भोजन पचाने में कौन सहायक होता है, तो एंजाइम। भोजन को पचाने में एंजाइम सहायक होता है। भोजन को पचाने में एंजाइम सहायक होता है। अगला सवाल, एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एक अम्ल होता है अमीनो अम्ल, तो उसी में एंजाइम की रचना कैसे होती है, अमीनो अम्ल से होती है। अमीनो अम्ल से होती है। आपने कुछ बोलेंगे सर, एक ने कमेंट किया सर आप वीडियो बोर्ड पे, बिल्कुल मैं अभी घर पे हूँ और 2-3 दिन से हूँ, और 2 दिन और रहूँगा 2-3 दिन, तो इसीलिए वीडियो, मेरा प्रयास होता है कि आप पढ़ लें। आपके साथ मैं छलूँ नहीं, और न मैंने आपसे पैसा लिया है यूट्यूब पे, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि आपकी सफलता में शायद मेरा योगदान कुछ हो जाए, अगर वाकई में आप पढ़ने वाले। इसीलिए हम घर पे ही रह के अपने नोट्स के माध्यम से 1 लाइनर फॉर्म में आपको हम पढ़ा देगा। पढ़ लीजिए साहब, बहुत कम लोग अच्छे बात बोलने वाले मिलेंगे। मेरा बात भी अगर बुरा लगे तो भी दिल पे लेके पढ़ लीजिए। नौकरी के बाद खुशी का ठिकाना नहीं होगा, और नौकरी तक कितनों को नौकरी दिला दिया है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल देता है एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन क्या, एमिनो अम्ल में बदल जाता है। एमिनो अम्ल में पाचन जब क्रिया होता है, जब खाना खाने के बाद जो पाचन का क्रिया चलता है, यानी पेट में पाचन होगा, मशीन चलेगा,
अब दूसरा मशीन तो है ना, एक मशीन भगवान का बनाया हुआ है। तो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन कहाँ पचता है? प्रोटीन छोटी आंत में। और प्रोटीन क्या चीज़ में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? माल्टोज। जो खाना खाने के बाद, ये जो आहार नाल है, खाना खाने के बाद खाना नली है, ये इसी को बोलते हैं आहार नाल। आ मतलब गया। आहार नाल जो है उसमें जो स्टार्च के पाचन, स्टार्च भी पचेगा, प्रोटीन को भी पचाया जाता है। स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? जो स्टार्च जो पचने का काम होता है, स्टार्च जो पचेगा उसके बाद अंतिम उत्पाद क्या बनता है? जैसे हम लोग पानी पीते हैं, तो पानी पीते रहेंगे तो पेशाब भी होना चाहिए, शौच भी जाने चाहिए, तभी मन शांत रहेगा। तो जब खाना खाते हैं तो पचना भी चाहिए, तो उसी में एक स्टार्च है, तो उसका पाचन, जब पाचन होगा तो अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? माल्टोज। माल्टोज, स्टार्च के पचने के बाद माल्टोज बनता है। अगला सवाल, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो 20 है। अपने शरीर में अमीनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने बॉडी में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो 20 अमीनो अम्ल की बात किया है। अगला सवाल, शरीर में उत्तकों का निर्माण कहाँ होता है? प्रोटीन से। कैसे होता है? प्रोटीन से। शरीर में, जो अपने बॉडी में उत्तकों का निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन से उत्तकों का निर्माण होता है। जो अपना हड्डी है वयस्क मनुष्य में, जो हम लोग, वयस्क मतलब क्या? युवा, 18 साल से ऊपर, 206 हड्डी होता है। और हड्डी और दांत, जो दांत होता है, हड्डियों और दांत के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम व फॉस्फेरस। इसीलिए खूब दूध पीजिए जिसमें कैल्शियम व फॉस्फेरस की मात्रा होती है, जिससे आपका हड्डी मजबूत रहेगा। चना खाइए, मिठा खाइए जिसको गुड़ बोलते हैं, ये सब खाइए, उसमें कैल्शियम फॉस्फोरस होता है। डॉक्टर साहब दवा लिखते हैं ना जब आपको कमजोरी आता है, कैल्शियम की दवा। कैल्शियम और फॉस्फोरस 2 ऐसे तत्व हैं जो हड्डियों और दांत के निर्माण में, तो दांत में और हड्डी में कैल्शियम के साथ में फॉस्फोरस पाया जाता है, तो ऐसा खाना चाहिए सामान। भोपाल गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भोपाल गैस कांड हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक गैस कांड हो गया था 1984 में, उसी पे प्रश्न है। भोपाल गैस कांड 1984 में जो रिसाव हुआ था, यानी लीकेज हो गया था, गैस लीकेज हो गया, जिसके कारण बहुत सारे लोग की निर्मम हत्या हो गई, उनकी मौत हो गई। तो भोपाल गैस कांड कब हुआ? 1984 में। भोपाल गैस कांड कब हुआ? 1984 ईस्वी में। तो भोपाल गैस कांड में जो रिसाव हुआ था, कौन सा गैस? मिथाइल आइसोसाइनाइट। ये प्रश्न पूछेगा, देखिएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का लीकेज हुआ, रिसाव हो गया, लीकेज। जैसे अपने घर में गैस होता है ना, लीकेज होता है तो महकने लगता है, तो ऐसे ही भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ। उसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ? तो बोलिएगा मिथाइल आइसोसाइनाइट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहते हैं? हीरा, जो आजकल हमारी माँ भी डायमंड पहनती है, हीरा, या आपके घर में भी, तो हीरा जो होता है, काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहते हैं? काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहते हैं? तो कहिएगा कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। काला हीरा किसे कहते हैं? कार्बोनेडो को। काला हीरा कैसा? काला हीरा किसे बोलते हैं? कार्बोनेडो। और काला सीसा किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को काला सीसा बोलते हैं। ग्रेफाइट को काला सीसा और कार्बोनेडो को काला हीरा बोलते हैं। अगला सवाल, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल को क्या बोलते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन बोलते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को बोलते हैं। 1 to 5 वाले जान लीजिए, आपको 150 का एग्जाम होगा बीपीएससी टीआरई 4 में। 30 नंबर आपका ये होगा लैंग्वेज का, जिसमें आपको 30 में 9 तो लाना ही है कंपलसरी, 8 भी नहीं, 9 पासिंग। बचा 120 आपका जीके जीएस पूछेगा, उसमें बहुत सारा है। उसमें हम विज्ञान आपके लिए बहुत रामबान है, ठीक है, आपके लिए तो और रामबान है। अब बाद बाकी 6ठी से 8वीं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, 6ठी से लेके 12वीं तक वालों, और खासकर जो STT का पेपर 1 और पेपर 2 पास करके आए, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको 40 नंबर का जीएस पूछेगा, और उस जीएस में सामान्य विज्ञान भी पूछेगा 8 नंबर का। 6ठी से लेके 12वीं तक वालों सावधान हो जाओ, 40 नंबर में आपका 8 नंबर का हम सामान्य विज्ञान अभी पढ़ा रहे हैं। तो कौन किस क्लास का थंबनेल में कुछ भी लिख दे, ऐसा नहीं है। जो हम बोल रहे हैं, जो मैं लिख रहा हूँ, वही पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ लीजिए साहब, अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल कमेंट और लाइक करने में, और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल को कहते हैं। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है? जो अपना पौधा होता है। अभी जो पीछे है, जैसे यहाँ देखिए, ये पीछे है ना, ये देखिए, यहाँ देखिए, ये पौधा है,
ये पत्ती है, ये ग्रीन कलर का होता है, पत्ती है। देखिए मैं इस पे बता रहा हूँ। और प्रश्न पूछा है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, तो पत्ती है। पत्ती, पत्ती क्यों है, आपसे सवाल पूछा पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है, तो पत्ती, पत्तियां, लीफ। चूँकि खाना जो बनता है, सूर्य का जो प्रकाश आता है, और हम जो चूँकि हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन कौन देता है, पेड़ पौधा, और हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ये क्या करता है, अभी धूप निकला हुआ है मेरे सामने, ये सूर्य का रोशनी लेता है, धूप लिया, साथ में जो हम मनुष्य या जंतु जो CO2 छोड़ते हैं, उस CO2 को लेता है नीचे से, ज़मीन से। यहाँ देखिए, ज़मीन से क्या लेता है, ज़मीन से खाद्य पदार्थ लेता है, जल लेता है, और तब ये अपना भोजन बनाता है। ये पत्ती, ये क्लोरोफिल, इसमें ग्रीन कलर है ना, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण इसमें खाना बनता है, और इसके बाद पूरे पेड़ पौधा में जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ दिया कि पत्तियों का जो रंग है, अगला सवाल, पौधे का मुख्य प्रकाशी संश्लेषी अंग पत्ती। अगला सवाल आपसे पूछा है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या बोलता है अगला सवाल, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, क्यों। ये जो पत्ती है, ये जो लीफ है, देखिए आप कोई भी पौधा देखिएगा, उसमें जो पत्ती है, पत्ती का रंग क्या होता है, ये ग्रीन होता है, हरा होता है। क्यों होता है, क्या है, तो इसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। हरित लवण के कारण इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर है। अब तो हम देख तो नहीं पाएंगे, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, पाने के कारण ही इस पत्ती का रंग, पेड़ में जो पत्ती होता है हरा कलर, हरा होने के कारण क्या है, क्यों हरा होता है, तो पत्ती में क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में कहें हरित लवक के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। अब पत्तियों का रंग पीला होता है, कहीं कहीं देखिएगा जब मौसम ख़राब होता है, कुछ भी होता है, या पेड़ पौधा में बीमारी हो जाता है, तो पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। वैसे पत्ती, आप कोई भी पत्ती देखिएगा, सब क्या है, कोई भी पत्ती देखिए आप, पेड़ पौधा मेरे पीछे, सबका कलर क्या है, हरा क्यों होता है, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवण के कारण। लेकिन ऐसे भी कुछ पौधा है जिसे बीमारी हो जाता है और उसका पत्ती का रंग पीला हो जाता है। तो पीला क्यों होता है, कैरोटीन के निर्माण के कारण। उस पत्ती में क्या होता है, या पौधा में कैरोटीन, एक बीमारी फैल जाता होगा, कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के निर्माण, उसमें कैरोटीन बनने लगता है, कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। अब अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए 9वां 10वां का सवाल है, ये सब प्रश्न नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा जी। हाँ, NCERT पढ़ रहे हैं, महेश कुमार बगनवाल पढ़ रहे हैं, और भी बुक पढ़ रहे हैं, और भी शिक्षक पढ़ रहे हैं, बढ़िया है, लेकिन आपको वन लाइनर फॉर्म में देगा, जो पूछने की संभावना 1,00,000% है। पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है, इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है पत्ती में, जो खाना बनाता है। तो इसके पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, उसमें क्या उपस्थित होता है, मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित करता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जो अपना वायुमंडल है, हम वायु को, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको भी नहीं देख रहे हैं, ऐसे लिए जो ऑक्सीजन हम लिए और लेने के बाद जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़े, तो उसको भी नहीं देख रहे। तो जो अपना वायुमंडल है, जिसको हम देख नहीं पा रहे, उस वायुमंडल में बहुत सारे गैस हैं, गैसों का मिश्रण है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, बहुत सारे गैस है ना, बहुत सारे गैस है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित कैसे होती है, प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या लोगे बाबू। तो चलिए, कोई आ गया था और कोई बात नहीं, डिस्टर्बेंस, चलिए ठीक है। तो समझ गया, पत्तियों का रंग जो हरा होता है, क्यों होता है, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, हिंदी में हरित लवक के कारण जो पत्ती होता है पर उसका रंग हरा होता है। और पीला क्यों, बीमारी हो जाना है। कौन सा बीमारी भाई, तो कैरोटीन के निर्माण के कारण, कैरोटीन के निर्माण के कारण जो पत्ती होता है उसका रंग पीला होता है। अब ऐसा नहीं गेंदा का फूल पीला होता है, वो नहीं, तो पीला की बात कर रहे हैं। और पर्णहरित में उपस्थित कौन सा धातु होता है, तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जो अपना पर्यावरण है, उसमें जो पर्यावरण जो है उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। जो पौधा नहीं होगा, इसीलिए पौधा लगाइए, पौधा नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, हम नहीं करते हैं, प्रकाश संश्लेषण पौधा करता है। और पौधा जो अपना खाना बनाता है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाता है। क्योंकि हम ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कौन देता है, वो पेड़ पौधा देता है। और पेड़ पौधा खाना कैसे बनाता है, तो सूर्य की रोशनी हो गया। और हम जो ऑक्सीजन लेने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं तो वो लेता है, इसके माध्यम से खाना बनता है।
तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो संतुलित कैसे होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही संतुलित होती है। अगला सवाल, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? जो पेड़ पौधा है, जो ट्रीज है, जो प्लांट्स है, जो मैंने आपको दिखाया, कोई भी पेड़ पौधा हो वो खाना कैसे बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण, ये टर्म याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण वो माध्यम है जिसके माध्यम से पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है। खाना जैसे हम मानव जो खाना बनाते हैं तो चावल दाल बनाते हैं, कुकर है, गैस है, तब बनता है। तो पेड़ पौधा भी अपना खाना बनाता है जो हमें दिखता नहीं है। इसीलिए पेड़ पौधा का भी होना जरूरी है, चूँकि हमें ऑक्सीजन चाहिए और पेड़ पौधा को भी खाना चाहिए। तो खाना उनको कैसे मिलेगा? उनको ज़मीन से खनिज लवण मिलेगा, पानी ज़मीन से लेगा, ऊपर से धूप लेगा, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो लेते हैं, अब वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो हम दोनों का एक दूसरे पर सहजीवी है। पेड़ पौधा नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे तो वो भी नहीं होंगे, क्योंकि उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? अगला सवाल, और मैंने आपको बताया प्रकाश संश्लेषण क्या है, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधा खाना कैसे बनाएगा? प्रकाश संश्लेषण विधि से। और प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या? खाना बनाना। पेड़ पौधा खाना बनाएगा तो उसे क्या चाहिए? उसे CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही पूछा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, यानी पेड़ पौधा जो खाना बनाएगा उसके लिए क्या क्या चाहिए उसको? तो उसको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल यानी जिसको पानी बोलते हैं, वाटर चाहिए ज़मीन से, नीचे से, या हम लोग ऊपर से पानी डालते हैं, पानी पटाते हैं। और तीसरा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मतलब हुआ इसके अंदर ये जो पत्ती है, और पत्ती में ही खाना बनता है और इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और दूसरा, चौथा, सूर्य का प्रकाश, जो आज धूप निकल रहा है वो भी चाहिए। यानी पेड़ पौधा को अपना खाना बनाने के लिए, यूँ कहें पेड़ पौधा जिस प्रकाश संश्लेषण विधि से खाना बनाता है उसके लिए 4 चीज़ आवश्यक है। पहला CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल यानी पानी, तीसरा क्लोरोफिल, और चौथा आपको सूर्य का प्रकाश। ये 4 चीज़ पेड़ पौधा को खाना बनाने के लिए चाहिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कहाँ होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जो प्रकाश संश्लेषण बढ़िया से होगा, जैसे घर में पहले हमारी माँ जो खाना बनाती थी, हमारे दादी या परदादा, वो चूल्हा, तो चूल्ही होता था, उसके अंदर हम लोग जलावन, पेड़ पौधा का सूखा जलावन डालते थे। लेकिन आज क्या हो गया? आज गैस आ गया, सिलेंडर, LPG गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आ गया, तो आसान हो गया। तो उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण, जो पेड़ पौधा को जल्दी खाना बने, तो उसके लिए सबसे अधिक क्या चाहिए? तो बोलिएगा लाल रंग के प्रकाश। लाल रंग का जो प्रकाश है, लाल रंग का प्रकाश अगर वो मिले तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये आज का सवाल था और बेहतरीन सवाल था। तो आज का जो ये सवाल था, सामान्य विज्ञान जो GS सेक्शन है, इसमें ये लगभग 8 पेज में है, और 8 पेज यानी कि 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 1, 2 और आज का तीसरा क्लास ख़त्म होता है। सामान्य विज्ञान 1 से लेकर 12वीं तक वालों के लिए बिल्कुल काम आएगा, और जिनको 6ठी से 8वीं में विज्ञान का शिक्षक बनना, मैथ एंड साइंस, उसमें भी काम आएगा। तो प्रश्न कहीं से पूछ सकता है। अब MCQ बनाइए, एक ना एक क्वेश्चन। अब ऐसा तो नहीं है कि सब, हाँ धीरे धीरे, अब अगला क्लास लेंगे फिर। तो प्रकाश संश्लेषण समझ गए और समझते भी हैं, याद भी हो गया। तो और दूसरी बात, अंत में इतना ही कहेंगे, अपने पे विश्वास, ऊपर वाले पे विश्वास और मेहनत। आपका पिता और माता आपको यहाँ तक लाए हैं, पैसा भी दे गए, पढ़ा भी गए, बस अब विश्वास के साथ पढ़िए, है ना। कौन क्या बोलता है बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। और दूसरी बात, नोट्स के लिए फिर बोलेंगे। नोट्स के लिए मैं फिर बोल दूँ, आप जब यूट्यूब खोलिए, नौकरी तक यूट्यूब खोले, 2,37,000 का परिवार है, इसमें आप जुट जाइए। अगर नहीं है, बिल्कुल पैसा तो लग नहीं रहा है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जब उसके अंदर जाएंगे तो ऊपर में दिखेगा होम वीडियो शॉर्ट्स, तो शॉर्ट्स में ही मैंने डाला है कि एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोडिंग कैसे करें नौकरी तक, फिर PDF डाउनलोडिंग, फिर डाउनलोडिंग के बाद प्रिंट कैसे निकालते हैं, मैंने सब कुछ बता दिया है। और मात्र आपको 99 रुपया, 96 रुपया दाम है, कुछ टैक्स उसमें लेता है कंपनी, 106 रुपया पड़ेगा। रामबाण बुक नाम ही है, इसको आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्लास हम, और दूसरी बात, जिनका क्लास छूट गया है वो प्ले लिस्ट, ऊपर में ही प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट के अंदर भी आपको हम विज्ञान और एक सेक्शन आधुनिक भारत का इतिहास जो हिस्ट्री है वो अलग से बना दी है, सब कुछ है। ठीक है, अगले क्लास के लिए जुड़ जाए, आपको बस 1 घंटे में वो भी क्लास ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।